नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए, कक्षा 10वीं के लिए जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से कक्षा 10वीं के लिए आज हम उठाए हैं 12वां पाठ। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ ये पाठ 12वां हमारे पास है, जो कि 2 खंडों में विभाजित है। पहला खंड है युवा जंगल और दूसरा है भाषा एकमात्र अनंत है। ठीक, आज हम इन दोनों की व्याख्या करेंगे। जी बिल्कुल, आज इन दोनों पाठों की हम लोग व्याख्या करेंगे। 2 पाठ तो नहीं, पाठ तो एक ही है, खंड 2 हैं, कविताएं 2 हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। और आइए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले वही छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, और यदि आपको लगता है कि नहीं हमारे इस वीडियो से बाकी फ्रेंड्स का भी फ़ायदा हो सकता है तो आप इसे शेयर भी करें। इन सारे रिक्वेस्ट के साथ मैं शुरू करता हूं। आज की जो पहली कविता है युवा जंगल, युवा जंगल की हम लोग व्याख्या करेंगे। मैं पढ़ता हूं कविता, स्क्रीन पे मेरे साथ साथ चलेगी और आप लोग इसको देख करके अपना अर्थ बनाएंगे, व्याख्या लिखेंगे। ठीक है, अशोक वाजपेयी जी के द्वारा लिखा हुआ युवा जंगल आज हम लोग पहले शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से कक्षा 10वीं के लिए ये 12वें पाठ का पहला खंड। मैं इस कविता को आपके सामने पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद हम लोग इसका अर्थ करेंगे। क्लियर? हाँ जी हाँ, बिल्कुल, ये कविता हमारे साथ साथ स्क्रीन पे चलेगी। आप यहाँ से कविता को देखेंगे, हमारे अर्थ को सुनेंगे, अगर जहाँ जरूरी समझ में आएगा उसको लिखते भी चलेंगे। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। एक युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है, और जब बुलाता है तो क्या हुआ है? मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं, कंधों पर एक हरा आकाश ठहरा है, होठ मेरे हरे गान में कांपते हैं। मैं कुछ नहीं हूं, बस एक हरा पेड़ हूं, हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना। आगे कहते हैं, ओ जंगल युवा बुलाते हो? आता हूं, एक हरे वसंत में डूबा हुआ आता हूं। यहां पर युवा जंगल का तात्पर्य क्या? मैंने कुछ विद्वानों से परामर्श लिया, उन्होंने बताया जंगल कभी युवा या बूढ़ा नहीं होता, जंगल जंगल होता है। जब जंगल के वृक्ष पुराने होते चले जाते हैं, नए वृक्ष उगते रहते हैं। जब नए वृक्ष जो उगे हैं वो एक समय के साथ पुराने होते हैं, तब तक नए वृक्ष उग जाते हैं। इसलिए जो वास्तविक जंगल है जीवन का, जिसे हम लोग देखे होंगे, चाहे अल्मोड़ा के जंगल हो, चाहे नैनीताल के जंगल हो, चाहे उत्तराखंड के जंगल हो, चाहे जम्मू के जंगल हो, इन जंगलों से इस कविता का तात्पर्य नहीं है। यह लाक्षणिक प्रयोग है। भाषा 3 तरह से प्रयोग करती है। अभिधा सीधे सीधे बोलती है, लक्षणा घुमा करके बोलती है किसी दृष्टांत का सहारा लेकर के, और व्यंजना सीधे उल्टा बोलती है, व्यंग्य। तो ये लक्षणा प्रयोग है। युवा जंगल का मतलब हो गया युवाओं का समूह। जिस उम्र में हम लोग हैं ना, 15 साल से 25 साल तक ये जो उम्र होती है ना, जी ये जो उम्र होती है ना, इस उम्र में समझ का अभाव होता है। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, और प्लीज इसको अपने हृदय में बैठाइएगा। ये जो उम्र होती है ना, हार्मोनल चेंजेज हमारे शरीर में जो आ रहे होते हैं ना, इसकी वजह से हमारे हृदय में उद्वेग भरा रहता है। पिताजी जो समझाते हैं हमें खराब लगता है कि अरे तो दिन भर डांटते ही रहते हैं। शिक्षक अगर हमको समझाते हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा तो मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। लेकिन जब आप संस्मरण सुनेंगे ना हम लोगों जैसे लोगों से, जो 35 साल, 40 साल, 45 साल और 50 साल की उम्र में पहुंचे होंगे, वे बताते हैं कि हमारे शिक्षकगण जो हमको ताड़ना देते थे, जो हमको मारते थे, जो हमको हर बात पे डांटते थे, उन्हीं की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं बड़े आदर के साथ कहता हूं कि हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, जिन्होंने अगर मुझे समय समय पर ताड़ना नहीं दी होती तो शायद यहां तक नहीं पहुंचे होते। कहा युवा जंगल क्या? युवाओं का समूह। युवाओं का समूह कौन? जो एक प्रभाव बना लेता है। हमको भी लगता है कि जो हमारे दोस्त कह रहे हैं वही सही है, जो मम्मी पापा कह रहे हैं वो गलत है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो सचेत हो जाने की आवश्यकता है। जी, हमको ऐसा ना लगना चाहिए कि हमारे जो दोस्त कह रहे हैं वो सही है। हमारे दोस्त, मम्मी पापा हमको कह रहे हैं बाजार से सामान लाना है, उसी समय दोस्त कह रहे हैं नहीं क्रिकेट खेलना है, तो क्रिकेट खेलना हमको ज्यादा जरूरी समझ में आता है। कई बार हमारा हृदय, हमारा मन बता रहा होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो काम गलत है, वो गलत दिशा में प्रेरित है, फिर भी हमारा दोस्त कहता है तो हम उसके साथ चल पड़ते हैं। यही है युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुलाता है। हरी उंगलियों से मतलब अपने प्रभाव से। हरा का मतलब होता है प्रभाव।
यहां पे हरे रंग का तात्पर्य कलर से नहीं है, यहां पे है प्रभाव, जो उसका अपना इन्फ्लुएंस है, जो उसका अपना एरोमा है, जो उसका अपना एटमॉस्फेयर है, वह मुझे बुलाता है। और जब वह मुझे बुलाता है तो क्या होता है, मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है। मेरी शिराओं में हरा रक्त बहने लगा है मतलब इसका मतलब यह है कि मैं उसके प्रभाव में आ चुका हूं। मेरे शरीर के अंदर जो खून बह रहा है, उस खून में उस मित्र की, उस जंगल की बात का प्रभाव आ गया है। जो युवा जंगल मुझे अपनी हरी उंगलियों से बुला रहा है, यानी जो युवा मित्रों का समूह जो अपने प्रभाव से हमको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, वह प्रभाव मेरे शरीर के अंदर दौड़ने लगा है। आगे कहता है, आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं। हरी परछाइयां, मैंने पहले भी कहा, हरा रंग तात्पर्य है उस प्रभाव का जो उस युवा जंगल का मेरे ऊपर पड़ा है। आंखों में हरी परछाइयां फिसलती हैं का सीधा सीधा तात्पर्य है कि सोते जागते उठते बैठते हर समय मैं उसी के बारे में सोचता हूं। आंखों में हरी परछाइयां फिसलने का मतलब यह हुआ कि घर के लोग समझाते हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता। आंखों में हरी परछाइयां फिसलने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि जो वह युवा जंगल कहता है, उस युवा जंगल का प्रभाव मेरे सोते जागते उठते बैठते 24 घंटे मेरे मस्तिष्क पे पड़ा रहता है। कंधों पर हरा आकाश ठहरा है। कंधों पे कौन सा आकाश ठहरा है? हरा आकाश ठहरा है। यानी हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसी हैं? हरे आकाश की जिम्मेदारियां हैं। उस युवा जंगल का जो प्रभाव है उसकी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे टिकी हैं। अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां मेरे कंधे पे नहीं टिकी। हमको अपने घर से गेहूं पिसवाने जाना है, हमको अपने घर से सब्जी लाने जाना है, हमको किसी व्यक्ति के यहाँ कोई आवश्यक सामग्री पहुंचाने जाना है, हमको हॉस्पिटल में किसी रिश्तेदार को देखने जाना है, किसी के साथ कोई, ये सब मेरे समझ में नहीं आता। दोस्त के साथ क्रिकेट खेलने जाना है, दोस्त के साथ समोसा खाने जाना है, दोस्त के साथ पिक्चर देखने जाना है, ये चीज मेरे दिमाग में आती रहती है। मेरे कंधों पे हरा आकाश ठहरा है, यानी मेरे कंधों पे जो जिम्मेदारियां परिवार को संभालने की होनी चाहिए थी, वो जिम्मेदारियां परिवार को संभालने की न हो करके मित्रों के उन प्रभाव की हैं जिनका हमारे जीवन में कोई सार्थक उपयोग नहीं हो पाता। अब इसका प्रभाव क्या है कि होठ मेरे हरे गान में कांपते हैं, यानी जो मैं बोलता हूं उसमें भी वही प्रभाव दिखाई देता है जो मेरे मस्तिष्क पे पड़ा हुआ है। होठ मेरे हरे गान में कांपते हैं, यानी जब होठ हमारे चलते हैं तो उसमें क्या होता है? वही हरा गान, वही प्रभाव जो युवा जंगल ने मेरे ऊपर डाल रखा है। क्यों? क्योंकि मैं भी कुछ नहीं हूं, मैं बस एक हरा पेड़ हूं। मैं ही उन युवाओं में से एक हूं। मैं हरा पेड़ कौन? मैं हरा पेड़ कौन? जो युवाओं का जो जंगल है, जो युवाओं का समूह है, उनमें से एक मैं भी हूं। और कैसा पेड़? हरी पत्तियों की एक दीप्त रचना, यानी हरी हरी पत्तियां मेरे अंदर भी हैं। यानी जो प्रभाव उनके अंदर है, जो उद्वेग उनके अंदर है, जो उद्गार उनके अंदर है, वो सब कुछ मेरे अंदर भी है। मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मेरे और उनमें कोई अलगाव नहीं है। अब नहीं है तो क्या होगा? ओ जंगल युवा, बुलाते हो तो फिर आता हूं। सीधी सीधी बात, कैसे आता हूं? हरे बसंत में डूबा हुआ। अब बसंत का मतलब, बसंत एक ऐसा मौसम होता है ना जो पूरे के पूरे इलाके को अपने आगोश में ले लेता है। जब बसंत आता है ना तो चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। सरसों खिल जाती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, मौसम ठंडी से गर्मी की तरफ बदलने लगता है, शीतल मंद सुगंध हवाएं चलने लगती हैं। ये बसंत की परिभाषाएं हैं। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, मौसमों का राजा है बसंत। एक हरे बसंत में डूबा हुआ। बसंत हरा नहीं होता, बसंत का रंग पीला नारंगी मिक्स होता है। लेकिन यहां कवि ने कहा हरे बसंत में डूबा हुआ, यानी जैसे वसंत का प्रभाव पूरे क्षेत्र पे पड़ता है, वैसे ही इस हरे बसंत का, यानी जो युवाओं का जो आकर्षण का जो प्रभाव है, यह पूरे क्षेत्र में पड़ा हुआ है और हम इससे बाहर नहीं हो सकते। इसलिए तुम बुलाते हो, मैं दौड़ता हुआ चला आता हूं। समझ में आई बात? ये इस कविता का सही मायने में अर्थ निकला जो मैंने आपके सामने रखा। आप अपने शिक्षकों के साथ इसका परामर्श करेंगे और परामर्श करके इसको आगे लिखेंगे। चलिए चलते हैं दूसरी कविता पे। दूसरी कविता भी ऐसे ही भावनात्मक, व्याख्यात्मक और दार्शनिक है। भाषा एकमात्र अनंत है। जब मैं अपने स्कूल में ऑफलाइन इस चीज को पढ़ा रहा था, हाँ शायद क्योंकि युवा जंगल वर्ष 2020-21 की जो परीक्षा होनी है ना, उसमें युवा जंगल नहीं पूछा जाएगा। कोर्स में से शायद 30% जो घटाया गया था उसमें आ गया है। लेकिन भाषा एकमात्र अनंत है, ये आना है।
मैं इसको ऑफलाइन जब अपने स्कूल में पढ़ा रहा था, बच्चे बड़े परेशान थे, कहते थे सर ये तो कविता समझ में ही नहीं आ रही, इतनी कठिन कविता मैं सोच भी नहीं सकता, या मैं सोच भी नहीं सकती कि मतलब इस कविता का अर्थ भी निकलेगा। इस कविता का भी अर्थ वैसे ही निकलेगा। फिलॉसफी में कविता पढ़ते हैं, साथ साथ स्क्रीन पे चलेगी, फिर हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं है। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं है। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, अलोकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ। आगे कहता है कवि, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान, लेकिन रहेंगे फिर भी शब्द। क्यों? क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा कौन सी? पहले तो आप हम समझें कि भाषा क्या है। मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए चयनित शब्दों का समूह, अथवा मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए की गई चेष्टाएं, दोनों चीजें। चेष्टाएं क्यों? क्योंकि इशारा बड़ा मायने रखता है। सांकेतिक भाषा सबसे प्रभावशाली भाषा होती है। आप किसी भी देश में चले जाइए, अपनी भाषा या उनकी भाषा ना आती हो, लेकिन इशारे की भाषा काम कर जाएगी। जी, अगर आप चीन में चले गए, यदि आप अमेरिका में चले गए, वहां की रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं आती, आपको पानी चाहिए, आप केवल इतना कह सकते हैं, बन गया काम। ये क्या है? सांकेतिक भाषा। तो भाषा दो तरह की है। तो मैंने कहा मन के अंदर जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं, जो उद्गार हैं, उनको व्यक्त करने के लिए चयनित शब्दों का समूह अथवा की गई चेष्टाएं, यानी हमारे हाथ पैर से मिला करके बनाई गई कुछ चेष्टाएं, ये भाषा कहलाती है। और कवि क्या कहता है? फूल झरता है। फूल झरता है मतलब किसी भी वृक्ष की सुंदरता किससे होती है? फूल से होती है। यदि किसी वृक्ष पे फूल आए हुए हैं तो वृक्ष सबसे सुंदर दिखाई देता है। वैसे ही मनुष्य की सुंदरता क्या है? वाणी। नीति शतकम में एक श्लोक आया हुआ है। श्लोक तो लंबा है, मैं अंतिम पंक्ति का अर्थ आपके सामने रख दूंगा शेष का समय के साथ। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषा हारा न चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। वाण्येका समलं करोति पुरुषा या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खल भूषणानि सत्तम वाग भूषणम भूषणम। समय के साथ जितने भी आभूषण होते हैं समाप्त होते चले जाते हैं, लेकिन वाणी का जो आभूषण होता है ना, वो कभी समाप्त नहीं होता। आपने एक सुंदर बात कभी कह दी ना, वो जीवन पर्यंत लोग याद रखते हैं। आपने किसी व्यक्ति को एक अपशब्द बोल दिया ना, वो जीवन भर लोग याद रखते हैं, कभी छोड़ नहीं पाते। क्यों? कारण वही है, भाषा एकमात्र अनंत है। आप किसी को एक झपड़ मार दीजिए, वो भूल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति को थोड़ा सा कोई अपशब्द बोल दीजिए, वो लंबे समय तक नहीं भूलेगा। क्यों? भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा अनंत काल तक यात्रा करती है। कहा फूल झरता है। फूल यानी किसी भी वृक्ष की सुंदरता उसके पुष्पों से होती है, लेकिन एक निश्चित समय के साथ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह वह फूल सहयोग कर सकता है वृक्ष की सुंदरता बढ़ाने में, लेकिन उसके बाद वो फूल क्या होगा? झड़ जाएगा, गिर जाएगा, और गिर करके मिट्टी में मिल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कहा लेकिन फूल शब्द नहीं है। जो शब्द होते हैं ना, वो फूलों की तरह नहीं होते कि वो गिर जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे और समाप्त हो जाएंगे। शब्द अनंत काल तक यात्रा करते हैं, वो समाप्त नहीं होते। जैसे किसी वृक्ष की सुंदरता पुष्प से होती है, वैसे ही किसी व्यक्ति की सुंदरता उसके द्वारा बोले गए शब्दों से होती है। आगे लिखता है कवि कि बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। यार कहां संभव है कि कोई बच्चा गेंद उछाले आज और कैच किया जाए 100 साल बाद? संभव है? 100 साल तक वो गेंद कहां रहेगी? ये तो न्यूटन और गैलीलियो जान लगा के मर जाए यार। नहीं, न्यूटन और गैलीलियो का कोई नियम कानून है कि नहीं? कहता है बच्चा गेंद उछाला सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची। क्या यह भौतिक रूप से संभव है? नहीं है। यह लाक्षणिक प्रयोग है, दार्शनिक प्रयोग है कि बच्चा कौन सा गेंद उछाला? शब्द की गेंद उछाला। यानी गेंद का आश्रय किस में लेंगे? शब्द में। अच्छा, एक बात याद करिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस समय रामचरितमानस लिखा 15वीं शताब्दी में, क्या वो रामचरितमानस के शब्दों को आज हम लोग कैच नहीं कर रहे? बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा, चाहे वो मुरारी बापू हों, चाहे प्रेम भूषण जी महाराज हों, राजन जी महाराज हों, और फलाने 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 ढेकाने ढेकाने महाराज जी लोग हों, ये सब लोग तो कैच कर रहे हैं और आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहे हैं।
यानी किसी बच्चे ने कोई गेंद उछाल दिया आज के 400 साल, 300 साल, 500 साल पहले, वेद उछाल दिए गए, महाभारत उछाल दिया गया, रामायण उछाल दिया गया, कुरान शरीफ उछाल दिया गया, बाइबिल उछाल दी गई, गुरु ग्रंथ साहब, ये सब क्या है? ये सब आज के डेट में हम कैच करते हैं और कैच करके उसकी सुंदरता से प्रभावित होते हैं। यानी भाषा अनंत काल तक यात्रा करती है। यहां गेद का हम आश्रय लेंगे भाषा के शब्दों से कि किसी बच्चे ने कई सौ साल पहले कोई गेंद उछाल दी और कई सौ साल बाद आज हम लोग उसको कैच करते हैं और कैच करके उसकी सुंदरता से, उसके महक से, उसके गंध से, उसके प्रभाव से अपने आप को आनंदित करते हैं। आगे लिखता है, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। यह भाषा की अभिव्यक्ति का सबसे सरल माध्यम है कि एक व्यक्ति ने कहा, दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसको दोहराया, याद कर लिया। अभी हो क्या रहा है? मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, फिर आप कहेंगे, फिर कोई तीसरा सुनेगा और ये चीज याद हो गई। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। एक व्यक्ति ने शब्द का प्रतिपादन किया, दूसरे ने उसको दोहराया, शब्द याद हो गए और अनंत काल की यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। भूगोल और इतिहास से परे समाज में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, इससे शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शब्द यात्रा करते रहते हैं। जिस समय सोचिए रामायण वाल्मीकि ने लिखा गया होगा, उसके बाद से क्या आज तक भौगोलिक परिवर्तन नहीं हुए? पता नहीं कितने नए महाद्वीप बने, पता नहीं कितने नए देश बने, पता नहीं कितनी क्रांतियां हुई, पता नहीं कितने युद्ध हुए, लेकिन क्या उस रामायण की भाषा शैली प्रभाव या उसके इंटरप्रिटेशन पे कोई प्रभाव पड़ा? नहीं। कितने भूगोल बदलेंगे, कितने भी इतिहास लिखे जाएंगे, लेकिन एक बार जो शब्द लिख दिए गए ना, यदि उन शब्दों की अपनी मौलिकता है तो वो कभी समाप्त नहीं होगी। भूगोल और इतिहास से परे यात्रा करते हैं, यानी इन शब्दों की यात्रा पे भूगोल और इतिहास का प्रभाव नहीं पड़ता। आगे लिखते हैं, किसी दालान में बैठा हुआ, दालान का मतलब होता है बरामदा, दालान का मतलब बारामदा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बूढ़ा किसी दूसरे बूढ़े से अपने शब्द की व्याख्या कर रहा है, किसी बारामदे में बैठे हुए, भूगोल और इतिहास से परे। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि शब्द एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक इंटरप्रेट होते हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरह के ऐतिहासिक या किसी तरह की भौगोलिक गतिविधि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि न बच्चा रहेगा, जिसने गेंद उछाला वह बच्चा नहीं रहेगा, उसकी अवधि निश्चित है, 60 साल से 100 साल तक निश्चित है, उसके बाद उसको इस धरती से जाना है। न बूढ़ा जिसने याद किया और याद करवाया वो भी नहीं रहेगा, न गेंद रहेगी, न फूल रहेगा, न दालान रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। सबकी अवधि निश्चित है, सब एक समय के साथ समाप्त होंगे। क्या नहीं समाप्त होगा? भाषा। रहेंगे फिर भी शब्द, शब्द रहेंगे। क्यों? क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है, भाषा अनंत काल तक यात्रा करती है। और इस कविता को समाप्त करने के पहले मैं छोटा सा संदेश आपको देना चाहूँगा। यह संदेश यह है, क्योंकि इस कविता को मैं पढ़ने के लिए जब मैं एक विद्वान के पास गया था तो उन्होंने यह संदेश मुझे दिया था। उन्होंने किया था, बबुआ एक चीज़ का ध्यान रखना कि बात जबान से और तीर कमान से अगर निकल गई तो घायल करके ही लौटती है। अब आपकी बात अगर मधुर होगी, सरस होगी, सुंदर होगी तो सामने वाले को प्रेम में घायल करके लौटेगी और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी जब बात में प्रेम, माधुर्य, करुणा और सरसता की जगह पे आक्रोश होगा, यदि आपके शब्द शब्द न होकर के अपशब्द होंगे, यदि आपके शब्दों में सामने वाले का अपमान और निरादर निहित होगा, तो वह व्यक्ति क्या होगा? वह ऐसा घायल होगा कि दोबारा आपकी तरफ देखेगा तक नहीं। तो उन्होंने कहा है कि बाबू, बात जबान से और तीर कमान से धनुष बाण निकल गई तो फिर सामने वाले को घायल करके ही लौटती है। इसलिए भाषा एकमात्र अनंत है। आप यह मत सोचिए कि अरे यार जो बोल दिया सो बोल दिया, ठीक है। नहीं, जो बोल दिया वो कितने सालों तक यात्रा करेगा इसका अनुमान आपको भी नहीं होगा, क्योंकि कहा कवि ने, बच्चा नहीं रहेगा। यानी जिसने बोला वो समय के साथ समाप्त हो सकता है, लेकिन जो चीज बोला है ना वो समाप्त होने वाली चीज नहीं है, वो अनंत काल तक यात्रा करेगी। क्यों? क्योंकि भाषा एकमात्र अनंत है। तो मित्रों, ये रहा आज का ये चैप्टर नंबर 12वां,
10वीं पाठ के लिए जो लोग भी यूपी बोर्ड से पढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आप हमको पर्सनली व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हमारे साथ साथ स्क्रीन पे चल रहा है। मैं सभी मित्रों के अभिवादन के साथ साथ ये आग्रह करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, मजा आएगा। और मैं तैयारी करता हूं अगले वीडियो की, आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर व्याख्या तैयारी कर लीजिए और फिर मिलते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय